कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी आंख उस झटके से खुलती है जो जिंदगी तुम्हें जगाने के लिए देती है। तुम हड़बड़ा कर उठ जाते हो। पिछले 15 दिनों से मेरी जिंदगी एक सस्पेंस वाली कहानी बनी हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर के बारे में पता चला है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पूरी दुनिया में बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। मरीज नहीं है तो उस पर तहकीक भी वैसे ही नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। नतीजा क्या होगा? डॉक्टर्स के पास दूसरी बीमारियों की निस्बत इसके बारे में कम मालूमात है। इलाज कामयाब होगा या नहीं ये भी सब हवा में है। और मैं बस दवाओं और तजर्बों के खेल का एक हिस्सा हूँ। ये मेरा खेल नहीं था भाई। मैं तो एक फुल स्पीड वाली बुलेट ट्रेन में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करना थे, कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ टारगेट थे, कुछ तमन्नाएं थी, आरज़ुएं थी, और मैं बिल्कुल उनके दरमियान में लटका हुआ था। अब क्या होता है कि अचानक पीछे से कोई आकर मेरा कंधा थपथपाता है। मैं जो मुड़कर देखता हूँ तो ये टिकट चेकर है। तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ। नहीं भाई मियाँ, मेरी मंजिल अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता है, ना यही है स्टॉप, तो बस यही है। हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। उस अचानकपन में फंसकर मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह है। बेयकीनी की हर बड़ी लहर के आगे हम तो बस अपने छोटे से वजूद को संभालने में लगे रहते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी, तो बस पानी, बेरहम पानी। वक्त की मौजों के थपेड़ों में तैरती नामालूम हस्ती और पानी। इस मुसीबत में फंसने के बाद एक दिन जब मैं डरा सहमा हुआ अस्पताल जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से यूं ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस इतना ज़रूर कि यार इस अजाब से मैं इस तरह ना गुजरूं जैसे अब इस वक्त गुजर रहा हूँ। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, जो खौफ, जो परेशानियाँ मेरे कंधों पे चढ़ी बैठी हैं, मैं इन्हें उठा के फेंक देना चाहता हूँ। मैं ऐसी काबिल रहम किस्म की हौनक हालत में अब मज़ीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश यही थी। और फिर अपनी तकलीफ़ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे से मैं बस अपनी तकलीफ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज़ उसे ख़त्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बंधाने वाली बात, कुछ भी नहीं। उस वक्त पता है कैसा लगता था, जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज़ का रूप धार चुकी है, दर्द, खौफनाक दर्द। वो दर्द जो हर चीज़ से बड़ा है। हर चीज़ से मायूस होकर थका हारा बेहाल जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था तो सामने की तरफ मेरी नज़र पड़ी। ये लंदन का एक अस्पताल था। सामने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था। वो लॉर्ड्स जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत था। और अब उस तकलीफ के दौरान वहाँ लगा कि विवियन रिचर्ड का एक बड़ा सा हंसता हुआ पोस्टर भी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सका। दुनिया तो जैसे अब मेरे काम ही की नहीं रही। खैर, उस अस्पताल में एक कॉमा वार्ड भी था। वो सारे मरीज जो लंबे अरसे के लिए होश और बेहोशी बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लटके हुए थे, वो उधर रखे जाते थे। ऊपर, बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर वाले कमरे में एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था तो जैसे एक धमाका हुआ। गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच में है क्या? एक सड़क। क्रिकेट को गेम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एक तरफ एक अस्पताल है और उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ एक स्टेडियम, और दोनों में खेले जाने वाले खेल की एक चीज कॉमन है, बेयकीनी। ना लॉर्ड स्टेडियम में पता है कि अगली गेंद पे क्या होगा, ना अस्पताल में अगली सांस का पता है। कामिल बेयकीनी। ये फीलिंग जैसे मेरे अंदर उतर गई। अब मुझे कायनात की वसअत, उसकी ताकत और उसके निज़ाम सब कुछ कहीं ना कहीं समझ आना शुरू हो गए थे। आखिर मेरा अस्पताल एक खेल के मैदान के सामने क्यों था, और सिर्फ मैंने ही इस बात को इतनी शिद्दत से क्यों महसूस किया? ये सब मुझे आपस में जुड़ा हुआ लगने लगा। तो समझो कि बस जो चीज़ यकीनी है वो बेयकीनी है, यानी बेयकीनी के अलावा इस पूरी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यकीनी कहा जा सके।
اب جب سبھی بے یقینی کے بھاؤ میں ہیں تو میں کیا اور میری بے یقینی کیا؟ مجھے تو بس اپنی باقی رہ جانے والی طاقت کو سنبھالنا ہے اور اپنے حصے کا کھیل اچھے سے کھیلنا ہے. That's it. تو بس اسے ایک لمحے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی. میں جان گیا کہ نتیجہ جو بھی نکلے مجھے اس حقیقت کو ماننا ہوگا. ادھر سب کچھ ایسا ہی ہے، چاہے میرے پاس 8 مہینے بچے ہیں، چاہے 2 ماہ، یا بے شک 2 اور سال، یا بے شک 2 مزید سال، سب کچھ ایک طوفانی لہر میں ہے. اس کے بعد تمام خدشے، تمام ڈر، تمام خوف، پریشانیاں، سب کچھ دھندلے ہوتے گئے اور میرا دماغ ان سب سے خالی ہو گیا. ساری عمر میں پہلی بار تب مجھے اندازہ ہوا کہ آزادی کا کوئی مطلب واقعی میں ہے. ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کوئی بڑی کامیابی ملی ہے، جیسے زندگی کا جادو بھرا ذائقہ مجھے پہلی بار چکھنے کو ملا ہے، اور یہ سب میرے جسم کی ایک ایک پور میں اتر چکا تھا. اس پوری بیماری کے دوران لوگ میرے لیے دعائیں کرتے رہے. لوگ جنہیں میں جانتا ہوں، لوگ جنہیں میں نہیں بھی جانتا، وہ سب مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں میرے لیے دعائیں کرتے رہے، اور مجھے لگا کہ ان سب کی دعائیں مل کے ایک ہو گئی. ایک بڑی سی طاقت جسے ایک لہر کی بڑی سی موج کی طاقت ہوتی ہے، وہ بس ریڑھ کی ہڈی سے میرے اندر تک اتر گئی اور میری کھوپڑی کے اندر اس نے اپنی جڑیں بنا لی ہیں. اب وہ ادھر اگتی رہتی ہے، کبھی ایک چھوٹا سا امید کا پودا، کبھی ایک پتا، کبھی ایک نرم سا تنا. میں اسے دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا رہتا ہوں. اتنی ساری دعاؤں کے نتیجے میں اس پہ جو بھی پھول اگتا ہے، جو بھی نئی ٹہنی نکلتی ہے، جو بھی پتا آتا ہے، وہ مجھے صرف خوشگوار سی حیرت اور خوشیاں دیتا ہے. تو وہ جو لکڑی کا ننھا سا ٹکڑا ہے نا، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ کا رخ بدلنے کی کوشش کرے؟ اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب قدرت کی گود میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں ہلکے پھلکے جھولے دے رہی ہے، نہ اس سے زیادہ، نہ اس سے کچھ بھی کم. That's it.